हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित आपका हिंदी अध्यापक डाउटनट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं बच्चों, स्वागत करता हूं। तो फटाफट से आ जाइएगा और सेशन को भाई लाइक करो, शेयर करो और भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि भाई चैनल पर आपको मिलने वाली है हिंदी से संबंधित जितने भी बोर्ड्स हैं, आपको लिटरेचर से लेके ग्रामर तक का सारा मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड होने जा रहा है। क्लियर हो गया? चलो जी, तो आज भाई कक्षा 10वीं की बारी है और 10वीं क्लास का जो पहला अध्याय है यानी कि गद्य खंड से हम शुरुआत करेंगे और सीधा व्याकरण तक हम इसको लेकर जाएंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे। जो जो आपकी परीक्षा के अंदर सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, कहाँ से बनेंगे, पद्य खंड से क्या आता है, गद्य खंड से क्या आता है, ये सारा का सारा पोर्शन हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो भाई गद्य खंड से शुरुआत कर देंगे और पहला ही चैप्टर है वो है आपकी मित्रता। जी हाँ, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब गद्यांश पढ़ रहे होते हैं तो भाई जिसने भी वो लेख लिखा होता है वो लेखक कहलाता है, और जब पद्यांश की तरफ चलते हैं, जब कविताएं होती हैं तो वो कवि के रूप में बदल जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। पद्यांश में कवि होते हैं और गद्यांश में लेखक होते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है ये मित्रता। और भाई आप देखो 10वीं क्लास के अंदर हो तो भाई बच्चों मैं आपको बता दूं, इस पाठ को पाठ की तरह ना पढ़ना, इस चीज को समझना, ऑब्जर्व करना और इसको अपने दैनिक जीवन में उसको उतारने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि जो पाठ है अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके जीवन के अंदर, कि भाई किस तरीके से मित्रों का चुनाव करें, किस तरीके से अच्छे मित्र ढूंढे जाएं। क्योंकि हम अपने माता पिता के साथ होते हैं, बहन भाई के साथ होते हैं, अपने घर में होते हैं, अपने गार्जियंस के नज़रों के सामने होते हैं, तो बात कुछ और होती है। लेकिन जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो मित्रता जो होती है कि भाई मित्रता एक इंसान को अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकती है, और मित्रता ही जो होती है वो एक इंसान को गलत राह पर लेकर जाती है। अब आप ये चुनाव कैसे करेंगे कि अच्छा मित्र कौन है, खराब मित्र कौन है? क्लियर? क्या ये सभी हमारे मित्र हैं? है ना? तो आज आपको समझने की कोशिश करना होगा। आज इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। तो फटाफट से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, फटाफट से लग जाइएगा, क्योंकि हम इस पाठ के माध्यम से आज ये जानेंगे कि आखिर सच्चे और जिसको बोलते हैं विश्वास पात्र मित्र आखिर होते कौन है। तो काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं क्या वो वाकई में आपके मित्र हैं। चलिए भाई, तो कर दें शुरुआत। चलो भाई कर देते हैं शुरुआत और ये देखते हैं कि भाई आज हम अध्ययन क्या करने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय यानी कि प्रमुख रचनाएं हो गई, साहित्यिक योगदान, मित्रता पाठ की हम करेंगे व्याख्या। साथ ही साथ गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर बनते हैं, तो हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। साथ ही साथ बहुवैकल्पिक प्रश्न भी आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर है? तो फटाफट से ध्यान से, सबसे पहला काम मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि भाई इसको कर दो, लाइक करो, शेयर करो और भाई ज्यादा से ज्यादा हो सकता है भाई इसको फॉरवर्ड कर दो। क्योंकि भाई 10वीं का क्लास यानी कि 10वीं का जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर हो गया? और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो भाई हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लास मुहैया करा रहे हैं। तो फटाफट से यार इसको शेयर कर दो। क्लियर है? चलो जी कर देते हैं शुरुआत। तो एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लेते हैं पहले। तो जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884। भाई परीक्षा के अंदर ये ध्यान में रखना, किसी भी लेखक के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी कवि के बारे में पढ़ रहे हो, किसी लेखिका या कवित्री के बारे में, आपने क्या करना है, जन्म का वर्ष याद रखना है, मृत्यु का वर्ष याद रखना है, शिक्षा, दीक्षा, जन्म स्थान, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो भाई जन्म स्थान अगोना यानी बस्ती उत्तर प्रदेश में, पिता इनके थे चंद्रबली शुक्ल। मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 को। क्लियर? तो ये पहला तो ये 4 अक्टूबर 1884 इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 2 फरवरी 1941। क्लियर है? ये ध्यान में रखना। भाषा की बात करी जाए तो
खड़ी बोली में ही लिखा करते थे। क्लियर है, ये संक्षिप्त परिचय है। अब आपको संक्षिप्त परिचय अगर आ जाएगा तो भाई आप 4-4 लाइनें अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन करके एक बेहतरीन जीवन परिचय आप लिख दोगे परीक्षा के अंदर, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए संक्षिप्त आपके बाद अब ध्यान से अगर पढ़ो तो भाई आपने जो संक्षिप्त जीवन परिचय आपने पढ़ा है, अब देखो डिटेल में 4-4 लाइनें इसमें ऐड करते जाओ। क्लियर है। तो भाई हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? संभ्रांत परिवार। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका परिवार जो होता है बहुत गरीबी में जीवन जीते हैं, बहुत गरीबी में जीवन जीते हैं और इनके घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं कि भाई वो पढ़ लिख सकें। लेकिन ये एक संभ्रांत परिवार से थे, यानी कि संभ्रांत यानी कि संपन्न परिवार से थे। इनके घर में सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, क्लियर है, वेल सेटल्ड थे और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। क्लियर। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थीं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राढ़ तहसील में ही हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता जो है वो 73 की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्लियर हो गया। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। भाई हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई एक तो ताकत होती है और एक होती है कमजोरी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं जो गणित में वीक होंगे, बहुत सारे लोग साइंस में थोड़े से वीक होते हैं, बहुत सारे इको में वीक होते हैं, इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे चल के तरक्की नहीं कर सकते, आगे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है। तो अगर आपको लगता है कि मैं मैथ में वीक हूँ तो आज यहाँ से प्रेरणा लो कि भाई शुक्ल जी भी जो थे मैथ में वीक थे, लेकिन आगे चलकर साहित्य में अपना उच्चतम स्थान जो इन्होंने बनाया वो काबिले तारीफ है। क्लियर हो गया। इन्होंने एफ यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व भी विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी और ये नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। हर कोई व्यक्ति, कहते नहीं है कि एक व्यक्ति काम करता है मजबूरी में करता है और एक जो व्यक्ति कार्य कर रहा तो मन लगा के करता है। तो अगर आप जो कोई कार्य कर रहे हो तो आप ये देखिए कि भाई इस कार्य में मुझे आनंद आ रहा है, क्या मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो ये जो काम किया करते थे उसमें इनको जो है अच्छा नहीं लगा, इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी ये नौकरी और अतः मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब ये किस में आ गए, है ना, टीचिंग प्रोफेशन में आ गए, यानी कि प्राध्यापक हो गए, अध्यापक हो गए। अब अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी लिखी, अनेक कविताएं, निबंध, नाटक आदि इन्होंने रचनाएं की और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। क्लियर। जब ये कविताएं लिखा करते थे, जब ये लेख लिखा करते थे, नाटक और निबंध लिखा करते थे तो लोग इनसे काफी प्रभावित हुए। क्लियर है, इनको बुलाया गया। क्लियर। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। अब ये प्रॉपर तरीके से हिंदी विभाग के प्राध्यापक हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। जब इन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया श्याम सुंदर दास जी ने, तो उन्हीं की जगह पर भाई ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। क्लियर है। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 में स्वर्गवासी हो गए, यानी कि स्वर्ग सिधार गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। जन्म का वर्ष याद रखना और मृत्यु का वर्ष याद रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और ये हर किसी कवि के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। रचनाएं प्रमुख रूप से ध्यान में रखना, लेखक ने कौन कौन से निबंध लिखे, कौन कौन सी रचनाएं की, रचनाएं और कृतियां जो हैं प्रमुख रूप से याद करके जाना। तो शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं अगर हम विवरण करें तो भाई निबंध की बात करी जाए तो इनके निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, यानी ये 2 भागों में है और विचार वीथी नाम से ही प्रकाशित है। निबंध आलोचनात्मक, अगर कवि के लेखक के रूप में अगर पहचान जो बनाई इन्होंने तो शुक्ल जी आलोचना के सम्राट कहे जाते हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। ये जो रस मीमांसा है इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी
ये निबंध है। त्रिवेणी की बात करी जाए तो इस ग्रंथ में सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई थीं। क्लियर है? सूरदास। क्लियर है? इतिहास की अगर बात करी जाए तो भाई योगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में एक बताया जाता है। क्लियर है? चलो, संपादक के रूप में जो ख्याति प्राप्त की, तो कौन कौन पत्रिकाओं का, लेखों का इन्होंने संपादन, तो इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी का कुशल संपादन किया। क्लियर है? संपादक के रूप में अपने आप को, है ना, ख्याति प्राप्त की, लोगों को अपने आप को फेमस किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी यानी 11 वर्ष का समय काव्य रचना अभिमन्यु वध की रचना की तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए। क्लियर है? ऐसा नहीं है केवल इन्होंने हिंदी में ही लिखा है, विभिन्न भाषाओं का इन्होंने अनुवाद किया है, अनुवाद ट्रांसलेट करके। क्लियर हो गया? और आज की एक डेट में अगर बात कर जाऊं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसी और विषय में या किसी और भाषा में अगर कोई लेख है उनको समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा में उसका रूपांतरण कर दिया, यानी कि अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट करके और हमको प्रोवाइड करा दिया। इसमें मेघस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण और आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य आदि प्रमुख हैं जो इन्होंने ट्रांसलेट किए। क्लियर हो गया? चलो, साहित्य में क्या स्थान रखते हैं शुक्ल जी? तो भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक। आलोचना का मतलब किसी की बुराई करना नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है आपने जो चीज देखा उसके सही और गलत दोनों पहलुओं को अपने विचारों के रूप में वक्तव्य करना ही आलोचना कहलाती है। क्लियर है? आलोचना से क्या होता है, व्यक्तित्व में निखार आता है, सामने वाले को अपने आप को इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो ये एक मूर्धन्य आलोचक थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे, निष्पक्ष इतिहासकार थे, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि थे, मस्तिष्क से आलोचक थे। हृदय से तो ये कवि थे, मस्तिष्क से आलोचक थे, मुंह पर ये क्या कर देते थे, लोगों की आलोचना किया करते थे। क्लियर है? प्रखर वक्ता थे, जीवन से ये अध्यापक थे और हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। शुक्ल युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? क्लियर है? जिस व्यक्ति ने जो कोई कार्य ऐसा किया है जिससे उसकी ख्याति प्राप्त हुई, उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, वरना इतने बड़े बड़े विद्वान इनके बारे में ऐसा ना लिखे। तो भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भैया आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है। हर एक पंक्ति जो है इनकी आदर के साथ पढ़ी जाती है, रेस्पेक्ट देकर लोग पढ़ते हैं और भविष्य को प्रभावित करती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। क्लियर है? इनके नाम के आगे आचार्य ऐसे ही नहीं लिखा है। आचार्य एक उपाधि के तौर पे देखी जाती है। आचार्य जो मैंने कि बहुत बड़ा विद्वान कह सकते हो आप। क्लियर है? तो ऐसे ही नहीं इनके नाम के आगे आचार्य लिखा है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो एक जीवन परिचय जो है एग्जाम के अंदर जरूर आता है और मैं कहूं कि अगर इसमें 100% में से 99% जो है एक जीवनी लिखने के लिए आएगी, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम जरूर होगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। क्लियर हो गया? एक भी चीज मिस मत कर देना। अब इसके बाद क्या आता है, पाठ की, है ना, व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। व्याख्या कर लेते हैं आपका ये पाठ यानी मित्रता। अब मित्रता होती क्या है, मित्रता कहते किसको है, मित्र होते कौन है, क्या ये हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोगों से हम लोग मिलते जुलते हैं, क्या ये सारे के सारे मित्र हैं? क्लियर? ये लेख यानी कि जो निबंध है इसी पर प्रकाश डालता है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। भाई जब तक हम अपने
परिवार के सदस्यों के बीच में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, अब सारी कॉलेज की व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल तो नहीं होंगी, तो हम घर से बाहर कदम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अपने माँ बाप से दूर भी जाना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी कठिनाई हमको कब होती है? जब हम परिवार को छोड़कर हम घर से बाहर कदम रखते हैं और वहाँ पर हमको जो लोग मिलते हैं, क्लियर, तो हम अच्छे और बुरे में भेद नहीं समझ पाते। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन हमारे हित की बात कर रहा है, ये सब समझने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। क्लियर हो गया? पहली कठिनता मित्र चुनने में पड़ती है और ये सबसे बड़ी कठिनाई है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में ये आती है और हर किसी व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिससे हर किसी व्यक्ति को जुड़ना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो भाई उसकी पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? धड़ाधड़ लोग मिलते चले जाते हैं, हाय हेलो हो गई, लो जी मित्र बन गया, है ना, किसी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, लो जी मित्र बन गया। क्लियर है? धड़ाधड़ उसकी जान पहचान बढ़ जाती है और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब घर से बाहर जाओगे तो लोगों से मिलोगे जुलोगे ना, है ना, तो धीरे 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 क्या है, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, लोग मिलते रहते हैं और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमारे सुख दुख के साथी हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी को मित्र कहते हैं और मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यहां से आपकी कठिन अग्नि परीक्षा स्टार्ट होती है, इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि यहां हमको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति जो है इसके दिल में क्या है, क्या इसके मन में क्या है, क्या ये एक सही व्यक्ति है जो मेरा मित्र बना है। क्लियर है? अब यहीं से संगत का असर पड़ता है, यानी कि अगर अच्छी संगत मिली तो भाई अच्छे इंसान बनोगे और गलत संगत मिली तो भाई बुराई के रास्ते पर चल पाओगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? राह बड़ी कठिन है भाई। क्लियर हो गया? यहीं से आप जीवन का जो सही दिशा है वो तय करने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। भाई आप छात्र जीवन में हैं, आप छात्र जीवन में हैं तो भैया एक चीज ध्यान में रखना कि आप एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान हैं। क्या हैं? आप एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान हैं। भाई घड़ा आपने देखा है, वो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कच्ची मिट्टी से जैसा मर्जी आकार दे देता है। आप सुराही बना लो, दिए बना लो, दीपक बना लो। बात समझ में आ गई? आप कुछ भी बना सकते हो। इसी तरीके से एक बार बनने के बाद जब उसको भट्टी में पका देता है, पकने के बाद घड़ा सिर्फ फूटेगा, उसका आकार नहीं बदलेगा। सेम सिचुएशन एक छात्र की होती है, एक युवा व्यक्ति की होती है। युवावस्था में जब हम जाते हैं, जब बच्चे होते हैं तो मन हमारा कच्चा होता है। क्लियर हो गया? तो जैसी संगत हमें मिलती है हमारा झुकाव उसी की तरफ बढ़ता चला जाता है और धीरे 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 वैसे ही आदतें हमारी हो जाती हैं और हम लोग उन्हीं में घुल मिल जाकर, और एक बार हम गलत रास्ते पे निकल पड़े तो भाई सारी जिंदगी आप मशक्कत करना, आप लौट के कभी वापस नहीं आ पाते। क्लियर हो गया? और यहीं से एक सही दिशा मिलती है, सही दोस्त मिलते हैं, एक मार्गदर्शन मिलता है और लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो भाई हमारी ये आशा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि सही दिशा मिले, सही दशा हो और आप अच्छे चलकर आगे चलकर एक सही पोजीशन पे पहुँचें। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि भैया हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
है ना, जो आपको लगेगा कि यार हमसे ज़्यादा रुतबे में है, हमसे ज़्यादा वजनदार हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारी हर कोई बात माने। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में अगर हैं तो आप सावधान हो जाइए। क्लियर है? आप सही राह पर जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना, वो कोई नहीं बताएगा आपको। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ऐसे लोग, है ना, एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है भाई, उनकी उनकी बात आप मान लोगे। क्लियर? फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी पहचान कहाँ रह गई, है ना। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, और क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। क्लियर है? एक तो वो लोग होते हैं जो अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं कि भाई अच्छा है बुरा है भैया मेरी मानो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो और आपको चढ़ा देते हैं, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप गलत कर रहे हो तो भी हाँ मिला रहे हैं, सही कर रहे हो तो भी हाँ मिला रहे हैं। तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि भैया मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? मैं आपको क्या चीज बता रहा हूं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा धीरे धीरे, है ना। अच्छा वो, हाँ वो मेरी बड़ी हाँ में हाँ मिलाता है, अच्छा, है ना। तो अच्छा ये, अच्छा वो तो अपनी बात को आगे रखता है। अब आप क्या है, अब आप सोच किस डायरेक्शन में जागे, आप पढ़ भी रहे हो, अब धीरे 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 एनालाइज कर रहे हो कि मेरे संपर्क में अच्छा वो है, वो मेरी बात मानता है, अच्छा वो तो अपनी ही बात मनवाता है ना, अच्छा वो व्यक्ति तो भैया मेरी ही बात, मेरी हाँ में हाँ करता रहता है। क्लियर है? तो हम क्या है ना, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। क्लियर है? अब हमको यही नहीं पता चलता कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। क्लियर? कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्ण आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। भैया युवा जोश होता है ना। विवेक का हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विवेक से कम काम लेते हैं। क्लियर हो गया? भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? अब एक चीज यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई आपने एक घोड़ा पाला, आप घोड़ा पाला, उसके गुण दोष कितनी बारीकी से आप छानबीन करते हो। क्लियर? लेकिन आप एक मित्र बना रहे हो, आपने ये भी नहीं देखा कि उसका मन निर्मल है, क्या उसके मन में कोई खोट तो नहीं है, क्या ये मेरा एक सच्चा साथी बनेगा, है ना। तो एक जानवर को पालने के लिए आप दुनिया भर की छानबीन करते हो, एक मित्र जो आपके साथ रहेगा, आपका सहपाठी बनेगा, आपके सुख दुख का साथी बनेगा, आपके साथ साथ चलेगा, उसकी कोई छानबीन नहीं करते हो आप। क्लियर है? भाई वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से ही दो चार बातें किसी में दोत कर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। आपने देखा होगा, होता ही नहीं होता है ना। और जो यार बड़े प्यार से किसी ने हंस लिया, अरे बात प्यार से किसी ने कोई काम कर दिया, क्लियर, चटपटी बातें कर दी, इधर उधर की बातें हाँक दी, लो जी बन गया दोस्त, है ना। अब आप क्या करते हो, उसके साथ हो लेते हो, उसको अपना समझ बैठते हो। क्लियर हो गया? अब बजाय इसके जाने किसके मन में क्या है, बजाय एनालाइज किए कि ये मेरा मित्र बनने लायक है या नहीं है, आपने फटाक से उसको अपने, है ना, उसमें ला दिया। क्लियर है? अपने संपर्क में आपने ले आए और अपना उसने मित्र बना लिया आपने। क्लियर? हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। हम लोग इस पर विचार ही नहीं करते, हम लोग विवेक से काम ही नहीं लेते, क्योंकि क्या, कच्ची मिट्टी का घड़ा, है ना, हमारा मन बड़ा कोमल होता है, चंचल होता है, हम लोग विवेक से काम नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? ये बात हमें नहीं सूझती कि एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है।
हर किसी के जीवन में ऐसा मित्र होना चाहिए। और अगर कोई विश्वास पात्र का मतलब है कि भाई आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सको, और जीवन में अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया तो आप समझ लेना आपको खजाना मिल गया। आपको खजाना मिल गया, जीवन के अंतिम समय तक वो आपका साथ देगा, खुद दुख सहेगा, तकलीफ सहेगा, लेकिन आपको कभी दुखी या तकलीफ में नहीं देख पाएगा। ऐसा व्यक्ति बड़े ही भाग्य से मिलता है, मैं कहूंगा सौभाग्य से मिलता है। और अगर आपके जीवन में अगर ऐसा व्यक्ति है, आप अगर रो रहे हो, है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाए, आप अगर तड़प रहे हो, उसकी आंखों से आंसू आ जाए, है ना, ऐसा व्यक्ति हर किसी के जीवन में होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में हो तो आप बड़े भाग्यशाली हो। क्लियर है? आप समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर? अच्छा, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा हितैषी है, और कौन हमारे मन की बात कर रहा है, और कौन हमें गड्ढे की तरफ लेके जा रहा है। और आगे लेके चलते हैं धीरे धीरे। मित्र को समझने में ये चैप्टर आपको बड़ा ही सहयोग करने वाला है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। आपने बुखार हुआ, टैबलेट खाई और ठीक हो गए, इसीलिए जब आप दुख तकलीफ में होते हो तो एक मित्र ही होता है जो आपकी औषधि का काम करता है ना, आपके दुखी मन को जो है ना संभालने का काम करता है, आपको हंसाने का काम करता है। क्लियर? हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो एक सही मित्र क्या करता है, एक सही मित्र की जिम्मेदारी क्या होती है, आपको आके समझाए कि तू गलत कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह है एक अच्छे मित्र की निशानी। और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है ना, कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं, आप समझ जाना कि वो एक सच्चे मित्र के, हितैषी मित्र की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। क्लियर है? हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम गलत राह पर चलेंगे तो बार बार हमें टोकेगा, बार बार हमें बोलेगा कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, भरसक प्रयास करेगा। एक सच्चा मित्र हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। जब हम डिमोटिवेट होंगे, जब हम हार मान जाएंगे, जब हम थक जाएंगे, तो यही मित्र हमारा हौसला बढ़ाएगा, यही मित्र हमारा हौसला बढ़ाएगा। आपने बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी होंगी, है ना, कि भाई पढ़ने के पैसे नहीं हुआ करते थे, एक मित्र मजदूरी करता था, और मजदूरी करने से जो पैसे मिलते थे उस पैसे से अपने मित्र की मदद किया करता था। और वही मित्र आगे जाके जब आईएएस ऑफिसर बन जाता है, जब आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो उस मित्र को नहीं भूलता, और भूलना भी नहीं चाहिए। विपत्ति में जब कोई साथ देता है, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होता संसार के अंदर, है ना। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, अपना सच्चा हितैषी होता है, वही एक सच्चा मित्र होता है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो वैद्य होता है ना, उसको नाड़ी देख के पता लगा देता है कि भाई कौन सा रोग है ना, इसको कौन सी दवा दी जाए। इसी तरीके से जो सच्चा मित्र होता है ना, उसको पता होता है कि मेरे मित्र को कौन सी औषधि की आवश्यकता है, मेरा मित्र किस समस्या से जूझ रहा है, मैं अपने मित्र की क्या सहायता कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? यस। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हमें चूजी बनना पड़ेगा। चुनाव, एक सही मित्र का चुनाव करना। आपने देखा है कि भाई जब हम शादी ब्याह के लिए जाते हैं, लड़का लड़की का जब रिश्ता तय होता है, क्लियर, तो क्या गुण मिलाए जाते हैं, नहीं मिलाए जाते हैं कि बहू को खाना बनाना आता है नहीं आता है, घर का काम आता है नहीं आता है, क्या ये हमारे घर में आके एडजस्ट, मतलब
बाद की बात तो बाद में, लेकिन पहले ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लड़का कितना कमाता है, क्यों? क्योंकि जिंदगी का सवाल है मेरे भाई, जिंदगी का सवाल है। अगर मिसमैच हो गया, अगर गलती से घर में गई बहू गलत आ गई, तो पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। क्लियर है? और अगर बहू अच्छी आ गई, बहू अच्छी आ गई तो घर को स्वर्ग बना सकती है। सेम उसी तरह गलत मित्र की अगर आपके संपर्क में है, गलत व्यक्ति से अगर आपकी मित्रता हो गई तो जीवन तबाह हो जाएगा मेरे भाई। और एक सच्चा, ईमानदार, धैर्यवान, मन का अच्छा व्यक्ति अगर आपके संपर्क में है, आपका मित्र है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा वो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता, है ना। जो छात्रावास में लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, लोग मित्र बनाने की, है ना, दोस्त, फ्रेंडशिप करने की, मित्र बनने की बड़ी उत्सुकता होती है ना। नया नया जोश होता है। क्लियर? धुन सवार रहती है मित्र बनाने की। क्यों? क्योंकि घर से बाहर है, जहां मम्मी नहीं, पापा नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, किसी की रोक नहीं, टोक नहीं, तो जो कुछ है भैया यही है हमारे, हैं तो क्या रहते, उत्सुकता रहती है। क्लियर? बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में करती हैं। क्लियर? कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। जो बचपन में की जो मित्रता होती है ना, क्या होती है? अटखेलियां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, तुरंत मान जाते हैं, है ना। ये रूठना मनाना, ये बाल मित्रता होती है। आपने देखा कोई व्यक्ति रूठ गया, है ना, तो दूसरा क्या है, आज मेरी मम्मी ने गुजिया भेजी है, अब गुजिया खाई तुरंत गिले शिकवे सारे दूर। क्लियर है? तो वो बाल मैत्री होती है, उसका अलग ही आनंद होता है, उसका अलग ही आनंद होता है ना। लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना, क्लियर हो गया, बड़ा आनंद होता है। सहपाठी की मित्रता इस मुक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। अब हम बाल अवस्था से धीरे धीरे युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो बचपन की मित्रता होती है ना, जिसमें चॉकलेट नहीं दी तो रूठ गए, है ना, पेंसिल छीन ली तो टीचर ये मेरी पेंसिल ले ली इसने, है ना। तो वो वाली मित्रता अलग है। धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं, युवावस्था में चले जाते हैं, कॉलेज में जब हम चले जाते हैं, तो वहां की जो मित्रता होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। आपके मन में बहुत सारे विचार आते होंगे। क्लियर? मेरा मित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, ऐसा, मतलब कहने का बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, मन में बहुत सारे विचार आते हैं। क्लियर हो गया? हर किसी के मन में आते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं है। अब इन कल्पनाओं में तो संसार चलता नहीं है, इससे तो जीवन चलता नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? है ना। कहते नहीं ख्याली पुलाव बनाना, तो भाई इन ख्याली पुलाव से जीवन चलने वाला नहीं है। मन में विचार तरह के आते हैं, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखना, मित्र देखकर मित्रता की जाती है। ऐसी तो होती है, ऐसी तो मित्रता, किसी ने देखा हंस दिया, लो जी मित्र बन गया, किसी ने कोई सामान दे, लो जी मित्र बन गया भैया। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए, लेकिन जो अंत तक साथ दे, है ना, उसमें कुछ बातें अलग होनी चाहिए। कुछ बातें अलग होती हैं, कैसे होती हैं अभी हम बताते हैं आपको। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके। ध्यान से समझना। क्लियर? जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करें। अब आपको समझ में आ रहा है, अच्छा उसने, इससे मेरा काम तो निकल गया, मेरे वाले का जब काम आया तो उसने मना कर दिया। समझ जाना, सेल्फिश,
यही वो मित्र है। अच्छा, वो वाला मित्र है ये, अपना काम निकाल लेता है और भैया मेरी बारी में धोखा दे जाता है। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा लंबी संख्या होती है हमारे इर्द गिर्द। बहुत सारे लोग हैं ऊपरी मन से हमें दिखावा करते हैं, हाँ हाँ अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अंदर ही अंदर क्या करते हैं, जलते हैं। इसमें पड़ोसी हो सकता है, पड़ोस का कोई व्यक्ति हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अपना भाई हो सकता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ऐसे लोग जो आगे सामने सामने आपकी प्रशंसा करें और अंदर ही अंदर, है ना, आपकी जड़ों को काटें। बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आ रहा होगा, अरे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। क्लियर है? चलो, पर भीतर ही भीतर घृणा करें, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र कैसा होना चाहिए? जिस पर अपने से भी ज्यादा भरोसा हो। क्लियर? भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। एक सगा भाई, एक भाई के समान होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सके, हमारी गैर मौजूदगी में वो हमारी उपस्थिति दर्ज करा सके। मित्र ऐसा होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए, जो सपने में भी कभी हमें दगा ना दे। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। क्लियर है? इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया? इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर? एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति सोचे कि उसका नहीं, मेरा नुकसान है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति का नुकसान उसका अपना नुकसान हो गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक पर वांछनीय नहीं है। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि मित्र एक ही प्रवृत्ति के हों, एक ही जगह काम कर रहे हो, समान, है ना। मित्रता अमीरी अमीरी में हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। असमान व्यवहार वाले व्यक्ति भी मित्र बन सकते हैं, और बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, अभी बताते हैं। तो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। क्लियर हो गया? कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल देते हैं। कृष्ण और सुदामा, सुदामा कितने गरीब थे, लेकिन कृष्ण के परम मित्र थे। क्लियर? बात महाभारत की होती है, उसके अंदर कर्ण और दुर्योधन, दुर्योधन महाधूर्त, लेकिन दानवीर कर्ण उसका मित्र था। तो क्या है, दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। राम धीर और प्रशांत प्रकृति के थे राम, किंतु लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे। राम लक्ष्मण भाई थे, लेकिन भाई से पहले एक परम मित्र थे। लेकिन राम कितने शांत थे और लक्ष्मण कितने उग्र थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदारता उच्चारण कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, अंत तक निभी। मित्र ऐसा होना चाहिए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, नेचुरल। एक कमजोर व्यक्ति है, अब कमजोर व्यक्ति को तो हर कोई मार के चला जाता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि यार ये बलशाली व्यक्ति कोई आ जाए, ताकतवर व्यक्ति आ जाए जो मेरा मित्र हो, तो कम से कम ये लोग मुझे मार के तो ना जा सके। क्लियर है? हो गई मित्रता। एक कमजोर और बलशाली व्यक्ति में हो गई नहीं मित्रता। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण हो। अब ताकत हम में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र बने हमारा, ऐसा व्यक्ति हमारा परम मित्र हो, परम स्नेही हो, जो बलशाली हो, ताकतवर हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो भाई, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का साथ ढूंढता है। अभी बताया हमने, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है।
क्लियर। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो ये सभी एक परम मित्र के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो जरूरी नहीं है विषम व्यवहार वाले व्यक्तियों में भी परम मित्रता हो सकती है नहीं, होती है। क्लियर है? अनेक इतिहास में आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो भाई मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए तो सुख दुख का साथी हो। आपके जीवन में अगर आप सही राह पर जा रहे हैं तो आपको क्या करे? प्रोत्साहित करें। क्लियर। आपके पास धन नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो कहीं से भी कर लाए और आपके लिए संसाधन मुहैया कराए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मित्र वो है जो आपको गड्ढे में गिरने से बचाए। मित्र वो है जो आपको सही राह दिखाए। मित्र वो है जो आप अगर उदास हो तो खुद उदास हो जाए। मित्र वो है जो आप खुशी हो तो आपकी खुशी में पूरे मोहल्ले में जाकर लड्डू बंटवा दे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऐसे व्यक्ति, अब आपने पूरा सिनेरियो देखा। जब आपने पूरा सिनेरियो देखा तो आपको गिने चुने लोग मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे, 2 या 3 लोग आपको मिलेंगे। ठीक है? पूरा का पूरा अगर बात करी जाए, पूरी की पूरी अगर बात करी जाए तो 1 या 2 व्यक्ति हैं, 1 या 2 व्यक्ति मिलेंगे आपको, 1 या 2 व्यक्ति मिलेंगे आपको। क्लियर है? अब आप कहोगे जी हमारी लिस्ट में 150 लोग थे, 200 लोग थे, है ना, फलाने वहां 200 लोग, यहाँ 300 लोग, और आप कह रहे हो ऐसा व्यक्ति, तो आप देखोगे तो उंगलियों पर गिनोगे 2-4 लोग ही होंगे। उनमें से भी एक आध ऐसा लोग होता है। आपको कोई इमरजेंसी पड़े, आप किसी को फोन करो, आधे लोग आपको रात में फोन नहीं उठाएंगे। आधे लोग, अगर उनमें से कुछ लोगों ने भी फोन उठा लिया तो कहेंगे बस मैं आ रहा हूं, और आते आते रात से सुबह हो जाएगी, वो आ ही रहे होते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है बिना चप्पल के, है ना, पैंट भी नहीं पहना, कच्छे में उठ के चला आता है, निक्कर में चला आता। वो है आपका परम मित्र, वो है आपका परम मित्र। अब आप देख लो कि आपकी लिस्ट में ऐसे कौन से लोग हैं जो आधी रात बुलाओ और दौड़े दौड़े चले, उसको बोलते हैं मित्र। अब आपको समझ में आ गया मित्र कहते किसको है? क्लियर है ना? चाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हाय हेलो इधर उधर, ये सब मित्र नहीं है। मित्र वो है जो आपके सुख दुख में काम आए, आपके लिए जिए, आपके लिए मरे, वही है आपका परम मित्र। क्लियर है? चलो आगे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि भाई तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको मोटिवेट करके, इंकरेज करके आगे बढ़ाए और आप वो कार्य कर जाते हो जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। क्लियर हो गया? अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर जाए तो आपकी कोई ताकत नहीं है, वो आपके मित्र की ताकत है जिसने आपको वहां पहुंचा दिया। क्लियर है? ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, और इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ऐसे मित्र होने चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, जिनके अंदर, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। क्लियर है? हमें ऐसे लोगों को सहेज कर रखना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और अगर आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आप भवसागर से पार हो जाओगे, आप वहां चले जाओगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। क्लियर हो गया? मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, और जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, अपने आप को समर्पित कर दें कि भैया आपका सब कुछ तेरे हवाले,
आंख बंद करके जिस पर विश्वास किया जा सके वही एक परम और सच्चा मित्र कहलाता है। और ये विश्वास कर सकें कि भाई उनमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो जान पहचान भी ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए, उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कि भाई जो विपत्ति में यार हमारा साथ दे सके, हमारा काम जो है खराब ना कर सके। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये उस संदर्भ में कहा गया है मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए कुछ समय नहीं। यदि का खा गा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो भैया ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। भैया दोनों हाथ ऐसे प्रणाम करो, क्लियर, और उनसे 10 गज की दूरी बना लो। जो हमारे काम नहीं आ सकते, हमारे सुख दुख में खड़े नहीं हो सकते, हमें अच्छा मार्ग नहीं बता सकते, हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तो भैया ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आकर आप करोगे क्या? काहे की भीड़ इकट्ठी कर रहे हो? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्लियर है, मिलियंस फॉलोवर जा रहे हैं भाई साहब। क्या ये सारे ही आपके मित्र हैं क्या? समझ में आ गई बात? क्लियर? अगर आप बुलाओगे तो भाई इनमें से गिने चुने लोग आएंगे। क्लियर है? वही इसी संदर्भ में कही जा गई है, भैया इनसे दूरी बना के रखो, ईश्वर उनसे दूर ही रखे जो हमारे काम का नहीं। तो भैया काहे का मित्र? जो हमारी विपत्ति में हमारे साथ नहीं खड़ा, किस चीज का मित्र बताइए मुझे? हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाय हल्लो कर दी, किसी से हाथ मिला लिया, 1-2 बार मुस्कुरा दिया, बस जी हो गया मित्र। क्लियर है? जान पहचान बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अच्छे, ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकते हैं जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे चल भाई नई मूवी आई है, चल आज तेरे को मूवी दिखा के लेके आता हूं। मूवी देखने साथ जाएंगे, ऐसे होते हैं। मूवी साथ देखने वाले होंगे, नाक रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा। ऐसे लोगों से अगर भाई कोई नुकसान नहीं है तो कुछ फायदा भी नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। ऐसे लोगों से अगर हानि होती है ना तो दिल पर चोट लगती है, गहरी चोट लगती है। ऐसे लोगों से नुकसान नहीं होगा तो भैया हाँ लाभ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हानि हुई बहुत गहरी होती है। क्लियर? सोचो तो तुम्हारा कष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश बढ़ रही है। आजकल का जमाना है, देखो आप, है ना, स्कूल के बाहर बच्चियों की छुट्टी होती है और 4 लफंगे वहां बैठकर लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं, है ना। और आपकी दोस्ती भी अगर ऐसे लोगों में है तो आप भी उनकी कैटेगरी में आओगे, आप भी गलत ठहराए जाओगे। चाहे आपने कुछ नहीं किया हो, चाहे आप निर्दोष हो, चाहे आप ये कार्य नहीं करते हो, लेकिन आप उनके मित्र कहलाओगे, उनकी टोली में आपको भी गिना जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और आजकल दुर्भाग्यवश ऐसी संख्या बहुत बढ़ रही है। आप आजकल आए दिन अपराध हो रहे हैं, आप देख रहे हो। तो संगत अच्छी चुनो, लोग अपने संपर्क में अच्छे रखो ताकि लोग आप पर उंगली ना उठा पाए, क्योंकि आप पर उंगली उठाएंगे तो सबसे पहले आपके माँ बाप और आपके परिवार पर आंच आएगी। क्लियर है? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। बहुत सारे लोगों का सपना जुड़ा हुआ है कि हमारा लल्ला बड़ा होके वकील बनेगा, हमारा लल्ला बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी बड़ी होके आईपीएस ऑफिसर बनेगी। क्लियर है? तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग, इमोशनल अटैचमेंट है ना, बहुत सारे लोगों की इमोशंस कनेक्ट हैं आपसे। यदि उन शोधों में से निकले जो भैया अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात
बनाव श्रृंगार में रहता करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह क्या करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों में बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। ऐसे लोगों की जिंदगी शून्य है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना नाम आगे कर सकते हैं। और वो चाहो कि भाई सोशल काम करें, आगे अच्छे विचार हों, आचार हों, ऐसा व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से दूर है ना। इनका जीवन नरक से भी बदतर है। क्लियर है। अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। कैसे? ऐसे लोगों की नजर में। क्लियर। और उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए। उनके लिए सब बेकार है, सब किताबी ज्ञान सब बेकार है। जबकि किताबों से बुद्धि का विकास होता है, आपकी बुद्धि खुलती है। अभी जो पाठ है ये आपके किताब का ही तो पाठ है, आपकी किताब का ही तो पाठ है ना। अब देखने को तो ऐसे लोग कहेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो तो आज मैंने आपको जीवन का सार पढ़ा दिया। क्लियर है। अगर आपके जीवन में ऐसा मित्र है तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और आपकी संगत अगर ऐसे लफंगों के बीच में है तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, ना इनका हो सकता ना आपका हो सकता। जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सब नीरस है, कहीं हरियाली नहीं है, सब मुरझाई हुई हैं, सारी चीजें, कोई दिक्कत, सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, और उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है और उनका हृदय नीचाशयों और कुत्सिल विचारों में कलुषित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसा व्यक्ति धीरे 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 उपहास का केंद्र बन जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे 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 अपनी जिंदगी को है ना गहरे खाई में डाल लेता है, गड्ढे में डाल लेता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि कब वो धीरे 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 गलत रास्ते पर चला गया और अपनी जिंदगी को उसने नासुर बना लिया। क्लियर है। ऐसे लोगों पे तरस आता है भैया, हर कोई तरस खाएगा ऐसे लोगों पे। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्लियर है। जो छल्ला उड़ा रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, गाली गलौज कर रहा है, हा ठा ठा है ना, सुन मतलब जो इन चीजों में भोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो भैया आप ऐसे लोगों से दूर रहो। क्लियर है। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ के अपने ही मेल से 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। ये एग्जाम्पल दिया गया है। एक राजा था जो भैया काम काज से दूर होके वो क्या किया करता था, अपने मेल 10-5 साथियों को लिया और भैया विषय वासना में लिप्त रहा करता था। क्लियर है। और एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। एक बार भैया राजकाट जो मंत्री वगैरह होते हैं वही उनसे सबको बोल दिया भैया बोल देना कि मैं बीमार हूं। क्लियर। और वो गया कहाँ है, वो भोग विलासिता में व्यस्त है। राजपाट छोड़कर वो भोग विलासिता में व्यस्त है और अपने दिन धीरे धीरे काट रहा था। और इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। इसी बीच उसका जो पिता था वो इससे मिलने पहुंच जाता है। किससे? उसी राजा से जो अपना राजपाट छोड़कर क्या कर रहा है, भोग विलास में तल्लीन है। और भैया उसका पिता मिल जाता है और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता ने देखा कि भैया एक हंसमुख जवान जो है उसकी कोठरी से बाहर निकल रही है, जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियन ने कहा कि भाई ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। तो एकदम से सकपका सा गया है ना, पिता एकदम से आ जाए तो कहते नहीं, तो वो पिता को देखकर बोला कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, यानी कि मैं इतने दिनों से बीमार चल रहा था, बीमारी का बहाना बना के, तो मैं ज्वर से अभी ग्रसित था, मैं ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। तो पिता ने कहा हाँ ठीक है, वह मुझे दरवाजे पर मिला था। कहते नहीं है कि अपनी
कभी कभी लोगों की बातें दिल पर लग जाती हैं और वहां से उनका जीवन जो होता है ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो कितने दिनों से ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जब उसने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है, क्योंकि उस सुंदरी को निकलते हुए उसके पिता ने देख लिया था, तो पिता ने कहा हाँ मुझे मालूम है, मुझे पता चला, मुझे दरवाजे पर जाते हुए वो अभी अभी मिला है वो ज्वर। क्लियर है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्लियर? ये केवल नीति और सद्गति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर लेता है, हरण कर लेता है। क्लियर है? इंसान की सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, वो ये नहीं सोच पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्लियर? किसी युवा पुरुष की संगति अगर बुरी होगी तो वह अपने उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की शिखर पर लेकर जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान, अब दूसरा एग्जाम्पल, इंग्लैंड का जो एक विद्वान है, उसको युवावस्था में एक राज दरबार में जगह नहीं मिली, और इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा, जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा कि बहुत बढ़िया है, जगह नहीं मिली। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। बताओ, राज दरबार में जगह ना मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो सराहता रहा कि अच्छी बात है। पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहां पर बुरे लोगों की संगति में पड़ता। वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मुझे जगह मिल जाती तो मैं भी भोग विलासिता में लीन हो जाता, और मैं भी जो है कुसंगति में पड़ जाता, उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। क्लियर है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि भैया नेगेटिव चीजें जल्दी आती हैं दिमाग के अंदर, पॉजिटिव चीजें डालनी पड़ती हैं। क्लियर है? तो भैया बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। आज किसी ने गलत रैप बना दिया तो फटाफट आपकी जुबान पे चढ़ गया। आप भद्दे भद्दे संगीत जो है, लोग आज की युवा पीढ़ी जो उसको सुन रही है, आपने देखा होगा, लेकिन वहीं पुराने गाने लोगों की जुबान पर नहीं है, लेकिन हनी सिंह लोगों की जुबान पर है। क्लियर? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी किताब कह रही है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? किताबों से बड़ा ज्ञान मिलता है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि भाई उसने लड़कपन में एक बुरी कहावत सुन पाई थी, भाई जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं में हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती आता है। तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ, चूजी बनो, सही चुनाव करो, ऐसे लोगों को अपने संपर्क में बिल्कुल ना लेकर आओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हो। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम इसे एक एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि भाई ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप को सुधर जाएंगे। आप सोचो कि नहीं नहीं ये कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा आप भी उन्हीं मंडलियों में बैठकर वही काम करोगे जो वो चार लोग कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ? क्यों? क्योंकि संगति का असर बहुत जल्दी आता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? भाई ऐसा नहीं होगा कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है तब फिर ये नहीं देखता कि वो कहां और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और पीछे पीछे तुम उनके चिढ़ न मालूम होगी। फिर वो चीज आपको गलत नहीं लगेगी, वो चीज के आदी हो जाओगे, आप भी उसी में सम्मिलित हो जाओगे। क्लियर है? लोग जुआ खेल रहे हैं, आप बीच में बैठे हो, आप कह रहे वही तो खेल रहे हैं, हम तो नहीं खेलने। लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद आप देखोगे कि आप खुद उन्हीं के साथ खेल रहे हो। 4 शराब पीने वाले बैठे हैं, आप साइड में बैठे हो, आपके संपर्क में है वो, आप कहोगे वही तो पी रहे हैं, मैं तो नहीं पी रहा, मैं तो साइड में बैठा हूं। लेकिन 2 महीने के बाद आप भी वहां पर पैक लगाते हुए मिलोगे। क्लियर है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं,
ऐसा नहीं समझना। तो आप जितनी भी गलत चीजें हैं इनसे अवॉइड करो, दूर रहो, वरना ये आपकी जिंदगी को नर्क बना देगी, स्पॉइल कर देंगे। क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे भाई चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। क्लियर है? अच्छा क्या है बुरा क्या है, अंत में होते होते तुम बुरी बुराई के भक्ति बन जाओगे और अंत हृदय में उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत को छूत से बचाओ। यह पुरानी कहावत है। कौन सी कहावत है? काजल की कोठरी में कहो सयानो जाए, कैसो सयानो जाए, और एक लीक काजल की लागी है पहले लागी है। भैया काजल की कोठरी में जाओगे काले हुए होके आओगे, ध्यान रखना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये पाठ की व्याख्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मित्र बनाने हैं, कौन कौन मित्र कहलाने लायक है, कौन हमारा सच्चा हितैषी है, कौन हमारा परम मित्र है। क्लियर है? कौन मिलने जुलने वाले हैं, कौन हमारा फायदा उठाते हैं। क्लियर है? और कौन वो हैं जो हमारा हित चाहते हैं, कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, विश्वास पात्र मित्र हैं, कौन है वो सोने का खजाना। क्लियर है? चलो आप गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? तो आपने ये गद्यांश दिया होगा, आपके प्रश्न पत्र के अंदर आपको गद्यांश दिया होगा और उसी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये गद्यांश 2014 और 2018 के अंदर आया है और इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांशों के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। आपने सही से पढ़ा। इसके बाद आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंशों की यहाँ पर व्याख्या करना है। जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या कर दीजिए। और तीसरे का पहला, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, साथ नहीं करना चाहिए। क्लियर? या अथवा में कैसे लोगों को साथ करना बुरा है। क्लियर है? दूसरे में सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त, भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट करना है। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। और चौथा आया है, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। क्लियर? यहाँ पर अपमार्जित का मतलब है बिना शुद्ध की हुई, प्रवृत्ति का मतलब है मन का झुकाव, और अपरिपक्व यानी कि अविकसित, जो परिपक्व नहीं। क्लियर? तो उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, आपने प्रश्न देखे, अब आप एक एक करके उत्तर लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। क्लियर है? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, वहां से ली गई है। क्लियर है? अथवा निम्नवत लिख सकते हो, जैसे पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शॉर्ट में भी कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 लाइन लिखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है? पहला रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्राय अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है, स्वभाव के लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। क्लियर है? उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। हम छोटे होते हैं, हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है ये हमें नहीं पता होता है। तो अगर हम गलत व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो धीरे धीरे बुराई के रास्ते पर चलने पड़ते हैं। अभी हमने बताया था, आपको पूरी व्याख्या कराई। और इसी तरीके से सही व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारा जीवन भी सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चला जाता है। हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव पूरी तरह से विकसित भी नहीं होता। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो लेखक क्या कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उनका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला नहीं जा सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, उसी कच्ची घड़े के समान होता है आपका मन। क्लियर है? जब तक परिपक्व ना हो तब तक आप जैसे मर्जी वैसे ढाल लो। अच्छाई के साथ अच्छाई में अपने आप को लगा लो, अच्छे रास्ते पे चला लो, और बुरे लोगों के संपर्क में आकर बुराई की तरफ चले जाओ। क्लियर हो गया? और उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन जाते हैं। क्लियर? लोग हमारी रेस्पेक्ट करने लगते हैं, है ना। और हमारी रेस्पेक्ट का मतलब हमारे माँ बाप की रेस्पेक्ट। भाई फलाने का लड़का है, अरे भाई उस गांव का है, अरे भाई उस शहर का है, अरे भाई उस गली में रहता है।
क्लियर हो गया? क्लियर। और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित है और न भी हो सकता है। क्लियर है? नीच भी हो सकता है। तीसरे की व्याख्या में क्या करेंगे, हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो, और इसका कारण यह अपनी बात वे जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के, है ना, मनवा लेंगे। परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे और हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प शक्ति वाले लोगों से भी अधिक बुरा है जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हों, और ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्तियां बिगड़ सकती हैं। तात्पर्य यह है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले, वो बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्लियर है, हमको बड़ा बना रहे हैं, हमको चढ़ा रहे हैं, हमको ये नहीं पता चल रहा कि हम सही रास्ते पे हैं गलत रास्ते पे हैं, ऐसा व्यक्ति भी हमारा सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी नहीं हो सकता है। तो लेखक के अनुसार हमें दो प्रकार के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। कैसा? पहला, ऐसे लोगों जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़े, और दूसरा, ऐसे लोग सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें। ये दोनों ही व्यक्ति गलत है, ये दोनों ही व्यक्ति हमारा अहित चाहते हैं। एक व्यक्ति जो हमसे हर कीमत पे अपनी बात मनवा रहा है, एक व्यक्ति वो जो हमारी हर बात में हाँ मिला रहा है। ये दोनों ही व्यक्ति भाई हमारे लिए, है ना, सही साबित नहीं हो सकते। चलो, दूसरा, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह से शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि भैया किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है और इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। और चौथे का उत्तर है कि सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है और इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। क्लियर है? तो ये पहले गद्यांश के जो प्रश्न है उनके उत्तर। इसी तरीके से दूसरा गद्यांश आपने दिया, दूसरा गद्यांश 2009 के अंदर आया है, 2009 में आया है। अब यहां से आपने गद्यांश देखा, अब इसके कुछ प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे, उनके कैसे उत्तर दोगे? तो पहले प्रश्न आपने देखना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है, रेखांकित की व्याख्या, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, और दूसरे में सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं, और तीसरा सामान्य रूप से व्यक्ति मैत्री के समय क्या नहीं देखता। चटपट का मतलब क्या है? चटपट का मतलब यहाँ शीघ्र है, मित्र यानी दोस्त, उद्देश्य लक्ष्य, विश्वास पात्र यानी विश्वास करने योग्य। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। तो उत्तर में क्या है? गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर वही रहेगा, पाठ मित्रता, और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दूसरा देखते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय में यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1। क्लियर? बात समझ में आ गई? जो व्यक्ति हमारा मित्र बन रहा है, क्या ये व्यक्ति हमारे लिए सही साबित हो सकता है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो क्या ये मेरे लक्ष्य में सहायक सिद्ध हो सकता है? क्लियर है? क्या उस व्यक्ति के अंदर वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है? जैसा भी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, भाई यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है, विश्वास पात्र, तो भाई उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मरक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है कि नहीं तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। क्लियर है? क्लियर हो गया? विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है, और जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन मिल गया है। क्या मिल गया है? धन मिल गया है, खजाना मिल गया है। क्लियर है? अगला है, प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि साधारणतया व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेता है, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए। भैया बाहर से देखकर आपने मित्र बनाया है ना, लेकिन हमको उसका मन टटोलना चाहिए, इसका मन निश्चल है, निष्कपट है। क्लियर? चलो, अब सामान्यतः लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उससे बात करने का तरीका, उसकी चालाकी, उसकी निर्भीकता, उससे बात करने गुणों को देखकर ही उससे मित्र कर लेते हैं। ऐसा ही तो होता है भाई, ऐसा ही तो होता है भाई। हंस लिया, बोल लिया, हाथ मिला लिया, क्लियर है, अच्छी अच्छी
क्या बोलते हैं, किससे कहानियाँ सुना दी, अरे यार ये बड़ा, तो अट्रैक्शन हो जाता है हमारा, तो वो बन गया मित्र हमारा। तो क्या है ये, बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है, आपने मित्र बना लिया। क्लियर। सामान्यतः रूप में व्यक्ति मैत्री के समय वो नहीं देखता कि मित्रता का उद्देश्य क्या है। क्लियर। क्या नहीं देखता कि भाई उसका उद्देश्य क्या है और जीवन में उसका क्या मूल्य है। क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रश्न की वही आपने लेख देखा, गद्यांश देखा, ये 2009 में आया है, 11 में आया है, 2013 में, 2016 में, 2018 में आया है। क्लियर है। अब यहां से प्रश्न क्या बना कि भाई पहले पाठ का लेखक का नाम और दूसरा पाठ का नाम, फिर रेखांकन रच की व्याख्या, प्रस्तुत शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद करनी चाहिए, या अथवा में उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, और लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन सी उपमाएं दी हैं, या लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। चौथा प्रश्न है, एक सच्चा मित्र जो है किसे कहा जाता है, अथवा में मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की विशेषताओं को यहां पर उल्लेख करना है। क्लियर हो गया। तो पहला पाठ का नाम मित्रता, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है भाई। चलो जी। तो औषध यानी दवाई होता है, सचेत सावधान, हतोत्साहित निराश को कहते हैं, निपुणता चतुरता परख पहचानने की कला को कहते हैं। परख। चलो भाई उत्तर में देखेंगे। पहला मैंने बता दिया आपको, पाठ का नाम, लेखक का नाम। दूसरा है भाई शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, आप बीमार हुए, आपने टैबलेट खाई और आप स्वस्थ हो गए, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बना देता है, हमें ठीक कर देता है, ठीक राह पर लेके जाता है। क्लियर हो गया। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा और बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, और यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वो हमें उससे हटाकर सन्मार्ग की तरफ लेकर जाएगा। अगर हम गलती से भी भटक गए तो हमें वापस से सही राह पर लेकर आएगा, वो है हमारा परम मित्र। क्लियर हो गया। हमें प्रेरणा देगा, प्रोत्साहित करेगा, जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वो आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भाई विश्वासी मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, और जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकेंगे, गर्व के साथ। क्लियर हो गया। चलो दूसरे में क्या है, दूसरे में शुक्ल जी कहते हैं कि भाई जिस तरह शुक्ल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है, और जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है, अतः कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाता है। ये एक परम मित्र का परम कर्तव्य होता है। क्लियर है कि अपने मित्र को कुसंगति से निकालकर संगति की तरफ लेकर जाए, क्लियर, कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग पर लेकर जाए। क्लियर हो गया। चलो अगला क्या है, अगला का उत्तर है अच्छे और विश्वासपात्र मित्र के महत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं शुक्ल जी कि भाई ऐसे मित्र में गुण दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो आप परम सौभाग्यशाली हो, बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति हो कि आपके जीवन में ऐसा मित्र है, और नहीं है तो भाई खोज जारी रखो, कम से कम आपके जीवन में ऐसा मित्र होना चाहिए। क्लियर है। व्यक्ति को अपने मित्रों से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। क्लियर है। जब भी हम डिमोटिवेट होंगे, जब भी हम निराशा के बादल हमारे जीवन पर छाएंगे तो भाई ये व्यक्ति संजीवनी का कार्य करेगा, ये व्यक्ति एक संजीवनी का कार्य करेगा, हमें मोटिवेट करेगा और हमें सन्मार्ग पर लेकर जाएगा। तीसरा है, लेखक ने सच्ची मित्रता की निम्नलिखित 3 उपमाएं दी हैं। कौन कौन सी? जीवन के लिए एक औषधि के समान होती है, निपुणता और परख में उत्तम वैद्य के समान होती है, और स्नेह और धैर्य में माता के समान होती है। ये तीनों ही गुण होते हैं एक परम मित्र में।
हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं, जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा और बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा, हमेशा हमको मोटिवेट करेगा कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो है हमारा परम मित्र। क्लियर है? चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। तो भैया खजाना किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? धोखेबाज मित्र को, रिश्तेदार को, विश्वास पात्र मित्र को या फिर विश्वासघाती मित्र को? तो भैया विश्वास पात्र मित्र को भाई खजाना कहा गया है। अगला है, युवक को संसार में अपनी स्थिति जमाने में पहली कठिनाई क्या होती है? भैया घर परिवार से निकलकर जब हम दीन दुनिया में बाहर कदम रखते हैं तो कठिनाई क्या होती है सबसे पहले हमारे जीवन में? एक अच्छे घर की स्थिति जमाने में, एक अच्छे घर की, सुंदर वस्त्रों की, अच्छे वाहन की या फिर सच्चे मित्र के चुनाव की। तो सबसे बड़ी कठिनाई है एक सच्चे मित्र का चुनाव करना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो जी, तो ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर ली। जीवनी आपको करा दी, पाठ की व्याख्या करा दी, सब्जेक्टिव को या गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर थे वो करा दिए, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव भी ले लिए। क्लियर? और इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।